आज की इस खास बातचीत में स्वागत है। आज हम स्टार्टअप की दुनिया के एक बेहद बेहद अहम सवाल पर गौर कर रहे हैं। क्या अकेले दम पर कंपनी शुरू करना सही है या एक साथी मतलब एक सह संस्थापक को फाउंडर जरूरी है? और अगर हाँ, तो वो सही साथी मिलेगा कहाँ, उसे परखेंगे कैसे और फिर साथ मिलकर एक मजबूत नींव कैसे डालेंगे? हमारे पास इस पर वाई कॉम्बिनेटर के विशेषज्ञों की गहरी समझ और तजुर्बे हैं। उन्होंने दुनिया के कई कामयाब स्टार्टअप्स को रास्ता दिखाया है। तो चलिए वाई कॉम्बिनेटर के खजाने से निकले इन मोतियों को परखते हैं। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, सह संस्थापक क्यों चाहिए? मतलब हाँ, अकेले कंपनी बनाना मुमकिन तो है, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, पर यह रास्ता बहुत ही मुश्किल है। आंकड़े भी यही दिखाते हैं। हाँ, क्या कहते हैं आंकड़े? वाई कॉम्बिनेटर की जो टॉप 100 कंपनियां हैं, अगर आप उन्हें देखें तो उनमें से सिर्फ 4 ही अकेले संस्थापकों ने शुरू की थी। सिर्फ 4? 100 में से? हाँ, सिर्फ 4। ये काफी चौंकाने वाली बात है ना? बिल्कुल है। और ये तो असल दुनिया की उदाहरणों में भी दिखता है। जैसे आप सोचिए, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स अकेले नहीं थे, पॉल एलन थे साथ में। ऐसा ही है। एप्पल में स्टीव जॉब्स के साथ स्टीव वॉजनियाक थे, और शुरू में तो रोनाल्ड वेन भी थे। और फेसबुक, मार्क जकरबर्ग के साथ 4 और लोग थे। तो ये पैटर्न तो साफ है, मतलब अकेले शुरू करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और इसके फायदे भी कई हैं। देखिए, एक तो काम तेजी से होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आप ज्यादा चीजें संभाल सकते हैं। हाँ, काम बढ़ जाता है। सही। फिर नए आइडियाज सोचने में, उन पर बात करने में, ब्रेनस्टॉर्मिंग में मदद मिलती है। एक दूसरे को जवाबदेह ठहराना आसान होता है, अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है, और शायद सबसे अहम चीज है वो मॉरल सपोर्ट। मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनना। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। स्टार्टअप का सफर तो उतार चढ़ाव वाला होता ही है, अकेलापन भी महसूस हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त ये साथ बहुत मायने रखता है। ये फायदे तो एकदम साफ है। तो फिर सवाल उठता है कि ऐसा जरूरी साथी ढूंढा कहाँ जाए? कहाँ मिलेगा वो सही को फाउंडर? देखिए, शुरुआत तो आप अपने जान पहचान के लोगों से ही कर सकते हैं। दोस्त हो गए, कॉलेज के साथी, पुराने सहकर्मी, मतलब वो लोग जिनके साथ आपने पहले काम किया हो या जिन्हें आप अच्छे से जानते हो। ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा। और आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जैसे वाईसी का अपना को फाउंडर मैचिंग प्लेटफॉर्म है। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। उसने हजारों लोगों को जोड़ा है और कई सफल में भी बनी है वहां से, जैसे सीक्वेन और कीवी बायोसाइंसेस। अच्छा, तो ये भी एक रास्ता है। हाँ, और एक जरूरी टिप ये है कि किसी को परखने का सबसे अच्छा तरीका शायद ये है कि आप साथ में एक छोटा सा प्रोजेक्ट करके देखें। हाँ, ट्रायल प्रोजेक्ट जैसा कुछ। बिल्कुल, एक छोटा तय समय वाला ट्रायल प्रोजेक्ट। इससे पता चल जाता है कि आप असल में एक टीम की तरह काम कैसे करते हैं, केमिस्ट्री कैसी है। ये बढ़िया तरीका है। और जब किसी को परख रहे हों तो किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? आपने कहा था ये एक शादी जैसा है। हाँ, एक तरह से ये लंबा रिश्ता होता है, तो शुरुआत में ही कुछ जरूरी बातें साफ कर लेना बहुत अच्छा रहता है। जैसे आप दोनों के लक्ष्य क्या हैं, कंपनी को लेकर विजन क्या है, आपकी वैल्यूज, मतलब आपके सिद्धांत मिलते हैं या नहीं, मुश्किल हालात में, स्ट्रेस में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, बात करने का तरीका कैसा है, कम्युनिकेशन स्टाइल। हाँ, ये बहुत जरूरी है। पैसों को लेकर क्या उम्मीदें हैं, मतलब फाइनेंसेस, कब तक आप बिना सैलरी के काम करने को तैयार हैं, और कमिटमेंट लेवल क्या है, कितना वक्त देने को तैयार हैं। ये सब बहुत अहम सवाल हैं। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि अलग-अलग स्किल्स होना, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स बहुत जरूरी है। हाँ, लगता तो है एक टेक वाला हो, एक बिजनेस वाला। हाँ, लोग ऐसा सोचते हैं, पर वाईसी का मानना है कि ये उतना जरूरी नहीं है जितना लगता है, क्योंकि ज्यादातर स्किल्स सीखी जा सकती हैं। अच्छा। हाँ, बस एक अपवाद है। अगर आप टेक फील्ड से नहीं हैं, नॉन टेक्निकल हैं, तो एक तकनीकी सह संस्थापक ढूंढना बहुत बहुत जरूरी है। और बाहरी टेक एजेंसियों मतलब डेवलपमेंट शॉप्स से बचने की सलाह क्यों है? देखिए, डेव शॉप्स एक तो महंगे होते हैं, और दूसरा शुरुआती दौर में स्टार्टअप में बहुत तेजी से बदलाव करने पड़ते हैं, पिवट करना पड़ता है। डेव शॉप्स के साथ वो तालमेल बिठाना मुश्किल होता है, वो अक्सर आपके विजन से पूरी तरह जुड़ नहीं पाते। समझ गए। बेहतर है कि टेक्नोलॉजी आपकी टीम के अंदर ही हो, शुरू से। ठीक है। और अब वो बड़ा सवाल, इक्विटी, कंपनी में हिस्सेदारी, ये कैसे बांटे? इसमें तो बहुत झगड़े होते हैं। हाँ, ये एक मुश्किल सवाल हो सकता है, लेकिन वाईसी की सलाह बहुत सीधी और साफ है। बराबर बांटिए। बराबर, 50-50। बिल्कुल 50-50। ये बात कि आइडिया किसका था या किसने पहले शुरू किया, ये सब लंबी रेस में ज्यादा मायने नहीं रखता।
लेकिन अगर किसी ने ज्यादा पैसा लगाया हो शुरू में या आइडिया बिल्कुल ही एक का हो? देखिए, वाईसी का मानना है कि अगर हिस्सेदारी बराबर नहीं होगी तो आगे चलकर मनमुटाव होने का, नाराजगी का खतरा रहता है। किसी एक को लग सकता है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई और इससे प्रेरणा कम हो सकती है। लक्ष्य ये होना चाहिए कि सब लोग लंबे समय तक पूरी तरह से मोटिवेटेड रहें और बराबर हिस्सेदारी इसमें मदद करती है। तो वाईसी का नजरिया बिल्कुल साफ है, बराबर बांटो, चाहे शुरुआती योगदान अलग अलग क्यों न लगे। ये सुनने में थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, पर शायद लंबी रेस के लिए यही बेहतर है। हाँ, उनका अनुभव यही कहता है। चलिए, मान लिया साथी मिल गया, हिस्सेदारी भी तय हो गई, अब साथ काम कैसे करें? रिश्ते को मजबूत कैसे रखें? यहाँ दो चीजें सबसे ज्यादा अहम है, कम्युनिकेशन और ट्रस्ट, बातचीत और भरोसा। ओके, शुरुआत से ही उम्मीदें साफ कर लें। किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, रोल्स क्या होंगे और फैसले कैसे लिए जाएंगे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होगा। हाँ, ये जरूरी है। और हर फैसले पे सबकी सहमति मतलब कंसेंसस बनाने की कोशिश से बचें। इससे रफ्तार बहुत धीमी हो सकती है। अच्छा, तो फिर कैसे करें? बेहतर है कि किसी एक व्यक्ति के पास, आमतौर पर सीईओ के पास, आखिरी फैसला लेने का अधिकार हो, खासकर तब जब आप लोग सहमत ना हो। कोई तो फाइनल कॉल लेगा ना। ठीक है। और एक दूसरे की बात करने के तरीके को समझना। आपने स्ट्रेस वाली बात की थी ना? हाँ, बिल्कुल। वो बहुत जरूरी है। समझे कि आपका साथी तनाव में कैसे रिएक्ट करता है। कुछ लोग ज्यादा बात करते हैं, कुछ एकदम चुप हो जाते हैं। इन अंतरों को समझना गलतफहमी से बचाता है। और कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए कुछ आदतें? हाँ, कुछ अच्छी आदतें हैं, जैसे नियमित रूप से वन-ऑन-वन मीटिंग करें, बस आप दोनों। ओके। खुलकर फीडबैक दें, अच्छा भी और जो सुधारा जा सकता है वो भी, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। मुश्किल बातचीत को टाले नहीं, अगर कोई दिक्कत है तो उसे सामने लाएं। हाँ, छोटी बातों को बड़ा बनने से पहले ही सुलझा लेना चाहिए। बिल्कुल। और गलतियों को नॉर्मलाइज करें, मतलब ये समझें कि स्टार्टअप में गलतियां तो होंगी। हाँ, वो तो सफर का हिस्सा है। एकदम। एक दूसरे पर उंगली उठाने के बजाय उनसे सीखने पर ध्यान दें। याद रखें, आप एक ही टीम में हैं, आपका लक्ष्य एक ही है। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक अच्छा सह संस्थापक ढूंढना बहुत जरूरी है, शायद सबसे जरूरी कामों में से एक, पर यह सिर्फ पहला कदम है। हाँ, बस शुरुआत है। असली काम तो उस रिश्ते को समय के साथ सींचना है, भरोसे से, खुली बातचीत से और आपसी सम्मान से। सही कहा। ये सिर्फ एक बिजनेस पार्टनरशिप नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है, एक गहरी साझेदारी है। इस पूरे बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हम सब मानते हैं कि सह संस्थापक चुनना शायद हमारे स्टार्टअप का सबसे बड़ा फैसला है, पर क्या हम इस रिश्ते को संवारने के लिए, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, गलतियों से सीखने और मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने के लिए भी उतने ही तैयार हैं जितने हम अपने प्रोडक्ट या आइडिया के लिए होते हैं? ये सोचने वाली बात है। इस पर जरूर सोचिएगा।